हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर एमटीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आप सभी को पता हुआ है। तो यहाँ पर आपके 25 जो सेट थे मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। 26 नंबर सेट यहाँ पर आ चुका है। जिन लोगों ने पहले के सेट नहीं देखे हुए हैं, जो कि मैंने करवाए हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट आप देखेंगे जाकर के तो एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि ये सारे के सारे जितने मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको माइंड कर लेना है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। और अच्छे से अगर आप सारे पॉइंट अगर आप माइंड में रख लेंगे तो आपको एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, बाकी लाइक शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ चुका है, विच फॉर्म ऑफ द इंडियन डांस इज सेट टू जेंटल एंड आपका सुटेबल फॉर द फीमेल परफॉर्मेंस। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आपका क्या इसमें बोलते हैं कि कोमल आपका नृत्य होता है, कोमल के आपका धीमे से, और जो आपका प्रस्तुति के लिए आपका उपयुक्त कहा जाता है। यानी एक देखिए आप यहाँ पर लस्या आपको ऑप्शन में मिल गया, और दूसरा आप देखेंगे क्या मिल गया आपको, तांडव मिल गया। ये दो फॉर्म होते हैं किसी भी डांस के। तांडव क्या होता है कि जब कोई डांस काफ़ी तेजी से किया जा रहा है, जैसे हमारे भगवान शिव हैं वो तांडव करते हैं। और कोई अगर आप यहाँ पर कोमल तरीके से यानी कि नरम नरम तरीके से अगर कोई नृत्य किया जाता है तो वो आपका लस्या कहलाता है। तो यहाँ पर बात करें कि जो कोमल तरीके से महिलाएं करती हैं नृत्य को, वो क्या होता है आपका, तो दैट इज कॉल्ड लस्या, उसको लस्या कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है। देखिए लस्या से आपको क्या याद रखना है, लस्या में आपका जो आने वाला क्लासिकल डांस है वो मोहिनी अट्टम है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि आपका जो मोहिनी अट्टम है वो कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य आपका लस्या आपका प्रकार से किया जाता है। वहीं अगर आपसे बात करें कि तांडव में कौन कौन से आते हैं, तो तांडव में एक तो आपका भरतनाट्यम आ जाएगा, भरतनाट्यम आपका तांडव में आता है। इसके साथ साथ जो है आपका कुचिपुड़ी भी क्या आता है, तांडव के अंतर्गत आता है। मोहिनी अट्टम हो गया और भरतनाट्यम हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, एक बार मैं बोलूं आपसे कि कौन सा ऐसा हमारा डांस है जिसमें कि लस्या और तांडव दोनों फॉर्म आपके किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी शायद जीडी के एग्जाम में ही था। तो दैट इज मणिपुरी, यानी कि जो मणिपुरी हमारा क्लासिकल डांस है उसमें आपका लस्या आपका थीम में भी किया जाता है एंड तांडव में भी किया जाता है। लस्या में इसमें तब किया जाता है जब, अगर मैं बात करूं आपका, जैसे कि लस्या आपका कब होता है, जब आपका राधा कृष्ण का प्रेम संगम दिखाया जाता है मणिपुरी में, तो लस्या हो जाता है। और तांडव ये तब किया जाता है जब मान लीजिए शिव के बारे में बात होती है या कृष्णा के वैरियर यानी कि युद्ध के बारे में जब बात होती है, तब मणिपुरी को आपके तांडव के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन में मोस्टली लोग फंस जाते हैं कि लस्या और तांडव जैसा चीजें नहीं पता होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि जो लोग नए आए हुए हैं तो ये पीडीएफ प्रोग्राम है हमारा, जिसके तहत हम आपको एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं सभी शिफ्टों की पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश में विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल है। जो कि आपको पता है कि जीके जीएस में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो दोनों सालों की जो पीडीएफ है आपको ओनली 45 रुपीज में मिल रही है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लेना है, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पर। और ये आपका किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो लोग ले चुके हैं, वो लोग इग्नोर करेंगे चीज़ों को। बाकी न्यू लोगों के लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। ये देखिए करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन था कि जो हमारा पहला यानी कि फर्स्ट आपका ट्राइबल स्पोर्ट था, यानी कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव है, इसका आयोजन कब हुआ था। तो ये आपका था 2023 यानी कि 2023 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हमारे पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। काफ़ी ये आपका चर्चा में रहा हुआ था और इसका स्थान भी आपसे कई बार पूछा जाता है ये हुआ कहाँ पर था। तो इसका आयोजन करने वाला जो हमारा स्टेट था वो आपका उड़ीसा रहा हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यानी कि जो पशुपतिनाथ का हमारा मंदिर है वो किस लोकेशन में हमारा आपका आता है। तो देखिए मैं
ज्योतिर्लिंगों की बात करूं तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारत के अंदर है, ये आप सभी को पता हुआ है हमारे देश में। और पशुपतिनाथ की बात करें तो नेपाल में आता है, यानी कि नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो नेपाल के अंदर आता है। कुछ और आप लोग याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सोमनाथ आपने सुन रखा होगा, सोमनाथ भी हमारा ज्योतिर्लिंग है। और सोमनाथ कहाँ पर आता है, तो ये आता है हमारा गुजरात में, तो सोमनाथ को आप लोग याद रखें। ओंकारेश्वर आपसे पूछ दिया जाता है कि जो ओंकारेश्वर है वो हमारा कहाँ पर आता है, तो ओंकारेश्वर जो होता है ये मध्य प्रदेश में आता है, इसको भी याद रख लेंगे। इसके साथ साथ मैं पूछूं कि वैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग है ये कहाँ पर आता है, तो वैद्यनाथ हमारा झारखंड में आता है, इसको याद रख लेंगे। इसके साथ साथ मैं बात करूं भीमा शंकर की, भीमा शंकर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो भीमा शंकर की मैं बात करूं तो ये आपका आता है महाराष्ट्र में। और सबसे दक्षिण में अगर आपसे पूछा जाए ज्योतिर्लिंग तो वो हमारा रामेश्वरम होता है, जो कि आता है तमिलनाडु में, इसको भी याद रखेंगे। मल्लिकार्जुन, अगर मैं ज्योतिर्लिंग की बात करूं, ये सारे ज्योतिर्लिंग इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। और मल्लिकार्जुन की बात करी जाएगी तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमारा आंध्र प्रदेश में आता है। कुल आपके 12 हैं, तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ देखिए मल्लिकार्जुन की मैं बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में ही आपका कौन सा गांव है, कुचिपुड़ी। और उसी कुचिपुड़ी गांव के नाम से आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस स्टेट में कुचिपुड़ी गांव आता है, तो कृष्णा स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ पर अगला। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू डांस। इनमें से कौन है जिसको 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नहीं मिला हुआ था। देखिए मोस्टली जो यहाँ पर लोग आपके लिखे हुए इनको यहाँ पर मिला हुआ था, और यहाँ पर जिसको नहीं मिला वो नहीं मिला हुआ था सुमित्रा आपका गुहा को यहाँ पर नहीं मिला हुआ था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में, बाकी इन लोगों को मिला हुआ था। बाकी अगर मैं बात करूँ सुमित्रा गुहा यहाँ पर हैं कौन, तो ये हिंदुस्तान और संगीत यानी कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों की गायन से संबंधित है, ये चीज याद रखना। हिंदुस्तानी जो संगीत होता है हमारे उत्तर भारत में प्रचलित है, कर्नाटक संगीत जो है दक्षिण भारत में प्रचलित है, तो इन दोनों से ही इनका संबंध है। और अगर मैं सुमित्रा गुहा की अवार्ड की बात करूं तो 2010 के अंदर इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था, ये चीज भी इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए वही बुक आ गई जो मैं आपसे 10 बार यहाँ पर क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। एन अनसुटेबल बॉय इज द टाइटल ऑफ वुच ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय किसकी यहाँ पर बायोग्राफी में बात करूं तो करण जौहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। करण जौहर ने अपने बारे में खुद लिखा हुआ है, क्योंकि इनका जो है कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्यों अनसुटेबल क्यों है। आप लोग जानते ही होंगे क्या इसमें बताना है अनसुटेबल, क्योंकि ये दूसरी कम्युनिटी से थोड़ा बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल के आपका बियॉन्ड है जो कि गे कम्युनिटी। तो इन्होंने अनसुटेबल बॉय अपनी बायोग्राफी लिखी। लेकिन जब सुटेबल बॉय की बात आती है कि सुटेबल बॉय कौन लिखा हुआ है, तो वो वहां पर आपका आंसर होता है विक्रम सेठ, यानी सुटेबल बॉय जो लिखा गया है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द जोया फैक्टर। द जोया फैक्टर आपकी जो बुक है इसको कई बार पूछा गया कि जो जोया फैक्टर बुक के राइटर हैं वो कौन है। तो जोया फैक्टर की मैं बात कर लूं तो जोया फैक्टर जो बुक है ये लिखी गई है अनुजा चौहान के द्वारा। अनुजा चौहान यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुजा चौहान के द्वारा लिखी गई है। बाकी देखिए किरण देसाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पूछी जाती इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, आपको बता ही चुके हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये किसकी है, किरण देसाई की, ये लगातार पूछी जाती है। और सुधा मूर्ति की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपको क्या पता होना चाहिए, डॉलर बहू आपसे पूछी जाती है कि डॉलर बहू किसकी है, तो डॉलर बहू जो है ये है सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जो ब्रिटेन के पीएम है ऋषि सुनक, इनकी सासू माँ है ये कौन, आपकी सुधा मूर्ति। तो इनकी ये पुस्तक जो है इनकी बुक जो है डॉलर बहू कई बार पूछी गई एग्जाम के अंदर एसएससी में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच मंथ विड्रॉल
ऑफ मानसून्स अकर्स इन इंडिया, यानी कि जो आपका विड्रॉल यानी कि कब मानसून आपका जाता है यानी कि विड्रॉल होता है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका अक्टूबर और नवंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी अक्टूबर और नवंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका स्टार्टिंग जो फेज दिखता है वो सितंबर में भी दिखता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और बाकी पूरी तरह से आपका दिसंबर तक वापसी हो जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और किस क्षेत्र से आपके यानी किस पार्ट से आपका एंटर करता है मानसून, तो वो होता है उत्तरी पश्चिमी, ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है उस क्षेत्र से क्या करता है कि एंटर कर जाता है, यानी प्रवेश करता है हमारा मानसून, तो प्रवेश करने की जगह उत्तर पश्चिमी है। और वही जो कर्नाटक और केरल में प्रवेश करता है उसको मैंगो शावर बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। मैंग्रोव जो वन होते हैं, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं वो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। काल वैसाखी हमारा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्पाइस जेट चीफ अजय सिंह was appointed as the chairman of which of the following in 2023, यानी कि 2023 में क्या है कि इनमें से कौन है जिनको आपका अजय सिंह को किसका प्रमुख बनाया गया, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अजय सिंह की यहाँ पर मैं बात करूँ तो एसोचैम जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एसोचैम के जो हेड हैं वो बनाए गए हैं अजय सिंह, जो कि स्पाइस जेट के भी प्रमुख रह चुके हैं। और इसके साथ साथ आप लोग किसको याद रख सकते हैं, यहाँ पर फिक्की को आप लोग याद रखिए। फिक्की के जो चीफ हैं वो हैं अनीस शाह, इनका भी नाम याद रखना है क्योंकि अनीस शाह पूछे भी गए एग्जाम में, फिक्की का है, ये अनीस शाह हेड हो जाएंगे। और फिक्की की स्टैब्लिश मैं बोलूँ तो 1927 यानी कि 1927 में क्या है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाकी नेस्कॉम के भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेंगे, आपके नेस्कॉम जो दिया हुआ है, तो नेस्कॉम की मैं बात करूँ तो राजेश जो नाम्बियार हैं, आपके नेस्कॉम के राजेश जो नाम्बियार हैं, ये कौन है, हेड है नेस्कॉम के, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि अगर थोड़ा देखिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर कंटेंट दूं कम क्वेश्चन के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि मैं ज़्यादा देर आकर के यहाँ पर वीडियो 1 घंटे का बना दूंगा, मिनिमम टाइम की मैं कोशिश करता हूँ बना दूँ वीडियो। आप 1.5x में देख सकते हैं अगर आपको नोट नहीं करना है, बाकी नोट करना तो बेहद ही जरूरी है। तो आप 15 से 20 मिनट अगर आप मेरे लिए निकालते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूं जो कि एसएससी एमटीएस जैसे और जीडी जैसे एग्जामों में पूछता है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्टिव रहिए जिससे कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आपका प्राइमरी जो स्ट्रक्चरल है यानी कि जो हमारा कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल, यानी कि जो हमारी सेल वॉल होते हैं यानी कोशिका भित्ति का अधिकांश जो यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी जो प्राथमिक हमारा संरचनात्मक घटक होता है वो कौन सा होता है, यानी सेल जो आपका हमारा होता है यानी कि सेल वॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है आपका वो कौन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सेलुलोज हो जाएगा। और सेलुलोज के बारे में मैं बता दूं, आपको ने पहले भी सुन रखा होगा। सेलुलोज क्या होता है कि ऐसी चीज होती है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती। यही आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से क्या है जो मनुष्य के शरीर में डाइजेस्ट यानी कि पाचन जिसका नहीं होता है, तो वो सेलुलोज का ही नहीं होता है। और क्या याद रखेंगे सेलुलोज से कि इसका पाचन किसमें होता है, जानवरों में होता है मुख्यतः, तो ये चीज याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड काइटिन की मैं बात करूं जो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो काइटिन क्या होता है, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके जो ऊपर का आवरण होता है जो उनको बाहरी प्रहार से बचाता है, वो आपका काइटिन कहलाता है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी ग्लाइकोजन तो आपको पता है, ग्लूकोज का जो इकट्ठा होना होता है, गैदरिंग होती है, वो आपका ग्लाइकोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले हाउ मैनी T20 क्रिकेट मैचेस इन अक्टूबर 2022, यानी कि अक्टूबर 2022 तक क्या है कि रोहित शर्मा ने कितने टेस्ट मैच खेल रखे थे। तो टेस्ट मैच की बात करें तो 400 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जितने की खेल रखे होंगे। तो ये पहले इंडियन रहे हुए थे रोहित शर्मा जिन्होंने खेला हुआ था। और जो 400वें नंबर का यानी 400 वाला जो मैच था, इन्होंने ये खेला हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये भी पूछ देते हैं किस टीम के खिलाफ 400 नंबर का जो मैच था T20 का रोहित शर्मा ने खेला, तो वो खेला हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए तो कियोरेन जो पोलार्ड हैं, आपको याद रखना है, यानी कि कियोरेन पोलार्ड हैं, इन्होंने कुल कितने सबसे ज्यादा T20 मैच खेल रखे हैं, जो कि आपके 614 के करीब, यानी 614, यानी कि 614 मैच जो है कियोरेन पोलार्ड ने खेल रखे हैं, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द लेंथ ऑफ द मेंस कबड्डी फील्ड इज मीटर्स, यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यानी कि मेंस यानी कि जो पुरुष कबड्डी हमारी होती है, यानी कि पुरुष कबड्डी की लंबाई कितनी होती है। देखिए पुरुष यहाँ पर लगाया है तो जाहिर सी बात है कि महिला और पुरुष की अलग अलग ही होती होगी। तो महिला एंड मेल एंड फीमेल की मैं बात करूँ तो पुरुष की जो फील्ड की लंबाई होती है वो क्या होती है, 10 आपकी चौड़ाई होती है और 13 क्या होती है, लंबाई होती है। ये चीज़ याद रखना है, लंबाई आपसे पूछे तो 13 यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं की होती है 8x12, यानी कि 8 मीटर चौड़ाई होती है और 12 मीटर आपकी लंबाई होती है। ये फीमेल के लिए है, और मेल के लिए आपका 10x13 और फीमेल के लिए 8x12। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, दोनों का अलग अलग होता है और 20-20 मिनट के 2 पार्ट में जो होता है कबड्डी का खेल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग which ocean is surrounded by the continents of North America and South America in the east, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को वो है किस महाद्वीप से आपके पूर्व यानी कि ईस्ट में घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जिससे कि घिरे हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा ओशन भी है हमारा। और यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जो महासागर है वो कौन सा है, वो है हमारा अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर से ये क्वेश्चन बनता है कि एस आकार का हमारा महाद्वीप आपका महासागर कौन सा है, ये पूछ ले कि एस जो हमारा आकार का है कौन सा महासागर होता है, तो वो अटलांटिक ही होता है। और सबसे ज़्यादा बिजी यानी कि मोस्ट बिजिएस्ट जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओशन, तो वो भी यहाँ पर अटलांटिक हो जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाता है। नेक्स्ट है, विच इंडियन मास मूवमेंट स्टार्टेड विद द महात्मा गांधी इन फेमस दांडी मार्च, यानी कि महात्मा गांधी को जो दांडी मार्च था वो कब शुरू किया गया था, यानी कि कौन से आंदोलन में शुरू किया गया, कौन सा मूवमेंट था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ था, दांडी मार्च में क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया था कि कहाँ से कहाँ तक यात्रा शुरू करी गई थी, दांडी से साबरमती या साबरमती से दांडी। तो इस तरह से ऑप्शन रखे हुए थे कि जिन लोगों ने कभी अच्छे से पढ़ा नहीं था उनको वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो ये जो आपकी यात्रा चली हुई थी गांधी जी की, ये चली हुई थी साबरमती से। साबरमती से कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे। ये चीज़ याद रखना है, साबरमती से दांडी मार्च तक गए थे और 240 मील चले हुए थे। ये भी आपको याद रख लेना, 240 मील चले और 24 दिन कुल चले हुए थे। 24 दिन ऐसे हुए कि 12 मार्च 1930 में इन्होंने शुरू किया, यानी कि 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। और ये कब तक चला हुआ था, तो ये चला था 6 अप्रैल तक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आपका असहयोग आंदोलन की मैं बात करूं तो ये आपका 1922 में हुआ था। और 1922 में आपकी क्या घटना हुई थी, तो 1922 में गोरखपुर का चौरी चौरा कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। और आपका भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में आया। और 1942 में और क्या आया, तो 1942 में क्रिप्स मिशन हमारा आया हुआ था संविधान सभा की गठन के लिए। और इसी आपके मूवमेंट के दौरान अरुणा आशफ अली ने क्या किया हुआ था, गोवालिया टैंक मैदान में झंडा फहराया हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बाकी खेड़ा आंदोलन आपको पता है 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917 और गांधी जी वापस आए 1915 में। ये चीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन सिंगर्स इज नोन एज गजल किंग। ये देखिए क्वेश्चन आपसे कई दिन हम बताते रहे कि गजल किंग कौन है, गजल क्वीन कौन है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो गजल किंग की मैं बात करूं तो जगजीत सिंह यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जगजीत सिंह को क्या बोलते हैं, जगजीत सिंह को बोला जाता है आपका गजल किंग। और अगर मैं बात करूं गजल क्वीन किसको कहते हैं, तो गजल क्वीन कहा जाता है बेगम अख्तर को। गजल क्वीन कहते हैं, गजल क्वीन बेगम अख्तर। और गजल यहाँ पर किंग है वो कौन है, वो है हमारे जगजीत सिंह। और जगजीत सिंह की जो वाइफ है वो कौन है, चित्रा सिंह, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चित्रा सिंह के अगर आपसे पूछे तो चित्रा सिंह का भी संबंध गजल गायकी से ही है, क्योंकि ये किसकी वाइफ है, ये है जगजीत सिंह की। बाकी मन्ना डे का भी अगर आपसे रिलेशन पूछे तो गजल से है। मन्ना डे के साथ में पंकज उदास का भी पूछ ले तो पंकज उदास जो है ये भी संबंधित हैं आपके। ये चीजें आपको याद रखना है, इतनी चीजें। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारा आ जाता है।
नेक्स्ट है व्हाट डज द बॉल एंड द स्प्रिंग मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉलोज, यानी कि जो बॉल स्प्रिंग में लटकाते हैं वहां पर हमारा कौन सा नियम लागू होता है, तो दैट इज हुक का नियम, यानी कि हुक्स लॉ जो होता है, हुक का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हुक का नियम क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबल होता है किसी चीज में, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रतिबल हमेशा विकृत के समानुपाती, यानी कि विकृत के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रतिबल आपसे पूछे कि जब प्रतिबल विकृत के समानुपाती होता है वो किस नियम के आधार पर होता है, तो वो वहां पर भी आपका हुक का नियम ही होता है। ये चीज आपको याद रखना है। फिजिक्स का आपने जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर होगा उसमें जरूर पढ़ रखा होगा, जिन्होंने इंटरमीडिएट थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, आई थिंक सभी ने ही पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट कोस्टल पोर्ट, यानी वेस्ट जो कोर्ट है यानी आपका पश्चिमी बंदरगाह पूछा गया। देखिए पहली चीज तो अब यहाँ पर आ चुका है कौन सा, तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन कहाँ पर है याद करिए आप लोग, तो तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु हमारा देखिए मैप में कहाँ पर आता है, नीचे आ जाता है तूतीकोरिन। तो ये तो हमारा हो गया साउथ का, यानी ये हमारा पश्चिम का तो नहीं हुआ। दूसरा आ गया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश भी कहाँ पर आता है, हमारा साउथ में ही आता है। मुंबई बंदरगाह की बात करूं तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी मुंबई बंदरगाह जो है ये पश्चिम में आता है। और मुंबई से याद रखना है कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, और इसका नाम और भी आपका जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है इसको भी यहाँ पर याद रखना है। पारादीप अगर आपसे वेस्ट, देखिए यहाँ पर आपसे पूछे पश्चिम, लेकिन अगर पूर्व पूछ ले पूर्व का बंदरगाह कौन है, तो फिर आपका पारादीप हो जाता है, क्योंकि पारादीप आपका कहाँ आता है, ये उड़ीसा में आता है जो कि भारत के पूर्व में है। तो ये चीज यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हु फाउंडेड द हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो करी गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ये याद रखना है। और डेट क्या थी, ईयर, यानी तो वो था 1828, यानी कि 1828 में जो इसकी स्थापना हुई। दो तीन और आप याद रखिए, 1867 यानी 1867 आप याद रखिए, यहाँ पर स्थापना हुई थी प्रार्थना समाज की, याद रखना है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। इसके बाद 1873 आपको याद रखना है, ये कब हुआ, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। सत्यशोधक समाज की किसने करी, तो ये करी ज्योतिबा फूले ने। और लास्ट आपको याद रखना है 1875 का, जो की थी आर्य समाज की स्थापना, और ये करी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में। तो क्योंकि जगह भी कई बार पूछ लेता है, ये चार समाज याद रखिए, क्वेश्चन इनसे अगर आएगा समाज से तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, देखिए ड्री फेस्टिवल जैसे आपसे पूछा है कि किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कई बार एग्जाम में एसएससी के आया हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाते हैं। इसके साथ साथ आप लोग सोलुंग याद रखिए, सोलुंग भी पूछ लेते हैं कि सोलुंग फेस्टिवल कहाँ का है। सोलुंग के साथ में आपसे मोपिन भी पूछता है, और मोपिन आपको बोलते हैं कि बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार, इसको ऐसे बोलते हैं कि बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो फिर आपका मोपिन हो जाता है। तो मोपिन और सोलुंग आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ आपको मैं मेघालय की भी याद बता दूं, क्योंकि मेघालय की भी कई बार पूछते हैं। मेघालय का आप याद रखिए लाहो याद रखिए, लाहो के साथ में आपको वांगला याद रखना है, वांगला के साथ में आपको नोंग क्रेम याद रखना है, ये भी यहाँ पर पूछ देते हैं। नोंग क्रेम के साथ में आपको बेहदीन खलम याद रखना है, बेहदीन खलम जो है ये भी कहाँ का है, मेघालय का है। साध सुख अगर आपसे पूछ ले, साध सुख भी कहाँ का है, साध सुख कहाँ का है, तो ये भी मेघालय का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी मेघालय में खासी, गारो और जयंतियां 3 हिल्स पाई जाती हैं, उनके ऊपर भी फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस तरह से असम में चाय महोत्सव मनाते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ चुका है पंडित जानकी प्रसाद बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कथक घराना, देखिए जानकी प्रसाद की बात करी गई कि किस घराने से इनका संबंध है, बनारस घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक घराने की मैं बात करूं, कथक घराने में एक तो हमारा लखनऊ आता है, लखनऊ के साथ में हमारा एक आ जाता है बनारस, और बनारस के साथ में एक कौन सा आता है हमारा जयपुर आ जाता है, जयपुर के साथ में एक रायपुर घराना भी आता है। ये चीज आपको याद रखना है। देखिए जो बनारस और लखनऊ घराना है ये हमारे जो
फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी कि चेहरे के हाव भाव पर ज़्यादा डिपेंड करता है कथक में। और जबकि वहीं रायपुर की मैं बात करूं तो जो रायपुर घराना होता है ये पैरों पर ज़्यादा फोकस करता है कि पैरों की किस तरह से आपकी आर्ट होनी चाहिए, तो इन पर फोकस करता है। तो ये 4 घराने मोस्टली तो आपके 3 ही रहते हैं, रायपुर को कम ही जगह देखने को मिलेगा। तो ये 4 घराने आपको याद रखना है। बाकी ईश्वरी प्रसाद की मैं बात करूँ तो ईश्वरी प्रसाद, अगर आपसे यहाँ पर जानकी प्रसाद आपसे पूछा ना, तो जानकी प्रसाद बनारस से थे और ईश्वरी प्रसाद जो है वो लखनऊ से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट आ चुका है। द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूप वॉज लेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, यानी किस राजा ने सांची का स्तूप बनवाया। तो पहली चीज तो ये बनवाया हुआ था अशोक ने, ये चीज आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का संबंध जो है मौर्य साम्राज्य से है, ये चीज याद रखना है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ था यहाँ पर अशोक ने, ये चीज आपको याद रखना है। और सबसे पुराना, अगर आपसे कभी स्तूप पूछे कि सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो वो भी सांची का स्तूप होता है। और सांची के स्तूप को जो है किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया, तो 1989 यानी कि 1989 में यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया था। तो देखिए ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। कोशिश करिए कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं, आपके लिए कुछ बेहतर करूं कि आपको एग्जाम में जरूर इसका फायदा मिले, और मैं वो कर रहा हूं। अब आगे आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग कितना हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लाइक शेयर वगैरह जितना होंगे तो हमें भी थोड़ा अगर रीच मिलता है, लाइक कमेंट वगैरह आएंगे तो हमें भी लगता है कहीं ना कहीं जो हम मेहनत कर रहे हैं कुछ ना कुछ लोग उसको देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और आपको 100 व्यूज भी ना मिले, आप सोचिए कि आपको यहाँ पर 100 व्यूज भी ना आ रहे हो, यानी कि 100 लोग भी ना देख रहे हो, और यहाँ पर 40 से 50 अगर लाइक भी आपको ना मिले और 10 से 20 कमेंट ना मिले, तो शायद कहीं ना कहीं डीमोटिवेटिंग ही होता है, थोड़ा कम अच्छा लगता है। लेकिन ये सब ना होने से मैं वीडियोस बनाना तो बंद नहीं करूंगा, या मैं कंटेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं बेहतर ही देने की कोशिश करूंगा। देखिए मुझे लगता था कि आप लोगों को ऑप्शन वाले क्वेश्चन करवाने चाहिए, बेहतर पीडीएफ होनी चाहिए, जितना मैं कर सकता हूं। तो मैंने खुद इसके लिए किसी को टाइपिंग के लिए हायर किया जिनसे हमें पीडीएफ मिलती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्टिव, बी सपोर्टिव एंड लेट्स क्रिएट अ हिस्ट्री। कभी ना कभी तो हम भी ग्रो करेंगे और वायरल भी होंगे। आई थिंक वायरल तो होना ही, आज नहीं तो कल वायरल भी होना है। एमटीएस, जीडी, कोई भी एग्जाम आए एक बार कोशिश करनी है। मिलके होते हैं सारे लोग, आप लोग भी इसके कहीं ना कहीं गवाह रहेंगे साथ में कि हम काफ़ी कम, जब यहाँ पर सब्सक्राइबर थे या ऑडियंस काफ़ी कम थी, तब से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह जो करना है आपको करिए। पीडीएफ वगैरह जिनको लेना है, नए स्टूडेंट हैं वो लोग ले सकते हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी जा करके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।